तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है रैपिड रिवीजन। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर क्लास 9th के साइंस का हर एक चैप्टर हम सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं। यानी फटाफट से आपका सारा थ्योरेटिकल रिवीजन हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाएंगे। तो है ना बहुत शानदार तरीका। अब स्टार्ट करते हैं पूरे के पूरे रिवीजन को। बट उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर को एकदम डिटेल में समझना है ना, तो एक वन शॉट मैंने बना रखा है। उस वन शॉट के अंदर मैंने डिटेल में 1.5 घंटे के अंदर ये जो आपका चैप्टर है ना सेल, थोड़ा मुश्किल लगता है ना, थोड़ा टफ लगता है ना, इसको समझा भी रखा है। बट आज हम इस पूरे चैप्टर का, इस बड़े चैप्टर का आसान तरीके से रिवीजन करेंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सेल है क्या, और ये जो रैपिड रिवीजन है इनके जो नोट्स हैं वो सबसे प्रीमियम और सबसे बेस्ट नोट्स हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे भी दूंगा। देखो स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या होता है। सबसे पहले आपने पढ़ाई होगा कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारी सारी बॉडीज सेल से ही बनी है। हमारे हाथ के अंदर क्या है? सेल। दिमाग के अंदर क्या है? सेल। सब कुछ सेल से बना है। तो याद रखना सेल क्या होता है। सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो पूरी लाइफ है आपकी वो सेल से ही बनी है ना। इस वजह से हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में एक सवाल आता है बार बार। सवाल यह आता है पेपर के अंदर कि वाई सेल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि समझना, जैसे आपके जमीन से घर बनता है ना, उसी प्रकार से ये जो सेल होता है ना, सेल, ये सेल डिवाइड करते जाते हैं, मिलते जाते हैं और ये बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन। हाँ, वही ऑर्गन जैसे कि किडनी, स्टमक, ये सब ऑर्गन होते हैं। और ऑर्गन कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हम यानी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाते हैं। इस वजह से हम सेल को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्योंकि उसी से ही पूरी की पूरी लाइफ बनती है। चलिए सेल के बारे में तो समझ गए, आगे देखते हैं। आगे चीज है ना कि सेल की हिस्ट्री क्या थी, किसने ढूंढा आखिर सेल को। तो सेल को सबसे पहले ढूंढा रॉबर्ट। अभी जो रॉबर्ट नाम था ना, पुराने जमाने में बड़ा फेमस था, है ना। तो रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी, पर इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी, लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं करी। उसी के कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूनहुक। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, याद रखना लिविंग सेल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका फिर से नाम रॉबर्ट था, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने ना सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का ब्रेन, है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे भी, ठीक है। और उसके बाद 1839 में एक और साइंटिस्ट आए, परकिंजी, और परकिंजी ने डिस्कवरी करी प्रोटोप्लाज्म। अब तुम पूछोगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिलाकर बनाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसकी डिस्कवरी करी परकिंजी ने। अब आता है अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है कि सेल की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो क्या है। तो अब हम समझते हैं सेल थ्योरी। तो देखो सेल थ्योरी ना 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी। सबसे पहले आए कौन? सबसे पहले आए स्क्लेडन। स्क्लेडन ने ये बोला कि जितने भी पेड़ है ना, ये सारे पेड़ सेल के बने हैं, यानी ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद है दूसरे साइंटिस्ट शॉन। शॉन ने क्या बोला? शॉन ने बोला कि जितने भी एनिमल्स है ना वो भी सेल से बने हैं। और फिर आते हैं तीसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था रोडोल्फ वर्च्यू, और ये पता क्या करते हैं? ये बैकबेंचर थे। इन्होंने बोला तुम दोनों ना ठीक बोल रहे थे, तुम्हारी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अपना एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। और वो पॉइंट उन्होंने जोड़ा कि एक सेल डिवाइड होता है और नए सेल्स को बनाता है, यानी न्यू सेल्स कम फ्रॉम ओल्ड सेल्स। अब इससे ना 3 पॉइंट्स हो गए सेल थ्योरी की, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स का याद रखना। पहला, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग थिंग्स सेल के बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, पता ही है। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि रेडॉल्फ जी ने दिया था, वो ये था, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुराने सेल से ही नए सेल बनकर आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब देखो सेल जो है ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जो कि तुम्हारी तरह सिंगल है उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जिनके अंदर एक ही सेल है। जबकि मल्टी सेलुलर क्या है? जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल है, जैसे कि आप में, हम सब, ह्यूमंस वगैरह, एनिमल्स भी, ठीक है, प्लांट्स भी। उसके अलावा ना सेल की ना अलग अलग शेप होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे जो मसल्स सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। ये जो आप सेल देख पा रहे हो ना, ये है आपके नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, ह्यूमन का सबसे लंबा सेल। तो इसकी शेप भी आप देख सकते हो कैसी है। तो बहुत सारी शेप्स के होते हैं सेल। आगे बात करते हैं। अब देखो अलग अलग साइज के भी होते हैं सेल। जैसे कि इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है? नाम याद रखना, बार बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग, पता ही होगा।
ह्यूमन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? तो याद रखना, ह्यूमंस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म सेल, और सबसे लार्जेस्ट होता है ओवम, और सबसे लॉन्गेस्ट, लंबा पता है कौन सा होता है? न्यूरॉन, जो अभी बताया, नर्व सेल। बहुत बढ़िया, ये पूरी की पूरी आप चीज समझ गए होगे। सेल के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग साइज होता है। अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की। देखो दोनों अलग अलग होते हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे आपका घर होता है ना, उसके पास एक सिक्योरिटी होती है, तो ऐसे ही चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, दोनों के पास एक सिक्योरिटी होती है, और सिक्योरिटी का नाम है, याद रखना, नाम है पीएमसीएम। है पीएमसीएम एक साथ। पीएमसीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो ये कहलाती है। इसका एक और नाम होता है वैसे, इसका घर का नाम क्या है? यानी जैसे तुम सबके घर के नाम है, इसका भी एक घर का नाम है। इसका घर का नाम है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि इट कैन सेलेक्ट, ये सेलेक्ट कर सकता है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ये सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना, इट रेगुलेट्स मटेरियल मूवमेंट एंड अलाउ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा ये सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये बना किससे होता है? याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे करता है अंदर बाहर अंदर बाहर, तो उससे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस, देखना बेटा, कोई भी सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जैसे मान लो एक जगह पर कम पानी है, दूसरी जगह पर ज्यादा पानी है, तो जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कोई चीज जाएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पर पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर जाएगी तो वो होगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, एनर्जी देनी पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और वो भी दो टाइप के, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब देखो, ओस्मोसिस डिफ्यूजन को समझने के लिए सबसे पहले अपन डिफ्यूजन समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या भला है। तो डिफ्यूजन बड़ा सिंपल सा होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, जो वो हायर से लोअर में जाएगा हम बोल देंगे डिफ्यूजन हो गया। बहुत बढ़िया। अब ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस ना मूवमेंट ऑफ ओनली लिक्विड, यानी सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेफिनेशन पढ़ो, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी जब वाटर मेम्ब्रेन, कौन सी? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या तो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि इसके पास नहीं है। डिफ्यूजन तो कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हम उसको डिफ्यूजन बोल सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया, एकदम क्लियर है। अब याद रखना, ओस्मोसिस में क्या होता है? हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन तक चीजें मूव करती हैं। ठीक है जी, अब यहां पर ना ओस्मोसिस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एंडो ओस्मोसिस, नाम से ही समझ आ रहा है कोई चीज अंदर आ रही होगी, एंडो, अंदर, यानी जब पानी जो है वो सेल के अंदर जाता है तब हम उसे बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल। एक्सोस्मोसिस क्या होता है? जब पानी बाहर जाएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, उसको हम बोलते हैं एक्सोओस्मोसिस। ठीक है जी, यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां पर देखो तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। समझाऊंगा, बट उससे पहले समझो कि सॉल्यूशन के ना दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हर एक सॉल्यूशन के अंदर एक चीज तो होती है सॉल्यूट, और एक होती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? सॉल्वेंट का मतलब है पानी, यानी वाटर, है ना। तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, और इसी से ही मिलकर एक सॉल्यूशन बनता है। अब समझना, हाइपरटोनिक कौन सा सॉल्यूशन है? ये एक ऐसे प्रकार का सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? सॉल्यूट ज्यादा होगा। हाइपर, हाइपर यानी ज्यादा, क्या ज्यादा? सॉल्यूट ज्यादा। अच्छा, अगर सॉल्यूट कहीं पर ज्यादा है तो तुम खुद बताओ उसमें कम क्या होगा? उसके अंदर कम होगा सॉल्वेंट। क्या कम होगा? सॉल्वेंट कम है। याद रखना, ओस्मोसिस कहां से कहां होता है? हायर पानी से कम पानी तक ओस्मोसिस होता है। ये समझ गए? हाइपरटोनिक में क्या ज्यादा है? सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम। हाइपोटोनिक उल्टा है, इसके अंदर पता क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली जो सॉल्यूट है वो कम होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। आइसोटोनिक को तो भूल जाओ, क्योंकि आइसोटोनिक तो बराबर है, इसमें ना सॉल्यूट कम है ना ज्यादा, एकदम बराबर है। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं कि मान लो मैंने एक सोल्यूशन लिया और उसके अंदर मैंने अपने सेल को रख दिया। अब अगर ये सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है बताओ? हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कम है, यानी पानी कम है। यहां पर पानी कम है,
ठीक है, और सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो क्या होगा, पानी कहां से कहां मूव करेगा, ज्यादा से कम में मूव करेगा, यानी सेल श्रिंक हो जाएगा। और अगर आप हाइपोटोनिक में देखोगे तो इसका एकदम अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक, मान लो यहां पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, अब हाइपोटोनिक में जो सॉल्वेंट है वो क्या है बताओ, सॉल्वेंट, हाइपोटोनिक के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है और सेल में कम है, तो पानी सेल के अंदर चला जाएगा, तो हाइपोटोनिक में सेल स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब अगर ये समझ नहीं आता तो याद करने की ट्रिक देखो, पीके ट्रिक ये बोलती है हाइपो यानी हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस कैसा होता है, मोटा होता है, तो अगर किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो हिप्पोपोटामस जैसा मोटा हो जाएगा, और हाइपोटोनिक इसका एकदम अपोजिट, यहां पर क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता, जैसा सेल होता है वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आते, कोई बदलाव नहीं आते। बहुत बढ़िया, यहां तक क्या हमें समझ आया, तो आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आगे बढ़ रहे हैं किसके ऊपर, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस के ऊपर। देखो डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, अभी तक आपको समझ आई गए होंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होता है, बट डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं, बट ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए होता है। दूसरा डिफरेंस देखना, यहां पर डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई यूज नहीं होता, बट ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि डिफ्यूजन इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एंड अलाउ ऑल सब्सटेंस टू मूव फ्रीली, यानी डिफ्यूजन को आप रोक नहीं सकते, पर ऑस्मोसिस को रोक भी सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो ऑस्मोसिस को, है ना। बहुत बढ़िया, ये हमें समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। एक सिक्योरिटी की बात कर ली जो कि थे पीएमसीएम, अब आती है जेड प्लस सिक्योरिटी, और ये जेड प्लस सिक्योरिटी ना सिर्फ प्लांट के पास है, उस जेड प्लस सिक्योरिटी को हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। किसकी बनी होती है, प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज की बनी होती है, बेटा याद रखना। काम क्या होता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड लाइंग आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है प्लांट को। ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पर ना एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, देखो मान लो ये आपका क्या है, सेल वॉल है, इसके अंदर होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। अब मान लो क्या हुआ कि ना ये सेल श्रिंक करने लग गया, यानी इसका पानी बाहर चला गया। ठीक है, उस समय पर क्या होगा, ये जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ये श्रिंक कर जाएगी, क्या कर जाएगी, एकदम श्रिंक कर जाएगी, बट एक चीज बचेगी, वो क्या, सेल वॉल। सेल वॉल कभी श्रिंक नहीं करती, वो झुकती नहीं है किसी के सामने। ठीक है, ये भी पुष्पा ही है, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखना, वाटर लॉस बाय ऑस्मोसिस कॉज सेल कंटेंट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यानी श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ऑल पार्ट ऑफ द सेल। कौन नहीं होता श्रिंक, सेल वॉल। आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल सेलुलोज की बनती है, बैक्टीरियल सेल पेप्टोग्लाइकन की बनती है, और फंगल सेल कैटिन की बनती है। ये याद रखना है, कंपाउंड एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, बता ही दिया। सबसे पहला फंक्शन तो प्लांट के सेल को बस्टिंग यानी फटने से बचाता है ना, क्योंकि देखो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो क्या होगा, पानी आता जाएगा और फट भी सकता है, तो उससे कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। अगला, अब्सॉर्ब वाटर क्रिएटिंग प्रेशर बैलेंस, प्रेशर बैलेंस बनाने के भी काम आता है ये। अगला देखो, अनेबल्स प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया सेल टू विदस्टैंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह, जिस वजह से ये जो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है ना, ये इन्हें प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस से। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, यहां तक की सारी चीजें समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं पता है, इसके अंदर ना दो चीजें हैं। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखना, इसके पास ना डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। जो बीच में तुम देख पा रहे हो ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, और ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास खुद का लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज इसके पास होता है डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए कंटेन्स योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। डीएनए कहां है, न्यूक्लियस में। इसलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहे होते हैं, या फिर कंट्रोल सेंटर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें होती है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, एक होती है क्रोमेटिन, एक होती है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन क्या होती है, आपका जो डीएनए है ना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, और इसके साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन भी होता है यहां पर, ये जो रैंडमली पड़ा हुआ है ना, इस पूरे मटेरियल को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो रैंडमली ऐसे पड़ा हुआ डीएनए था ना, ये एक शेप बनाता है, ऐसी एक शेप बनाने लगता है ये, है ना। तो जब एक शेप बनाता है, उस शेप को हम बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम। तो याद रखना, क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ
डीएनए। डीएनए एक शेप में आने लगता है और जब वो बनाता है क्या, बहुत बढ़िया, क्रोमोसोम। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये याद रखना काम क्या होता है न्यूक्लियस का, कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज, रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हैं सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन ऑफ द सेल। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सेल ना दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये बेचारे प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता, यूकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल छोटे सेल होते हैं, इनके पास खुद का न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड भी नहीं होता, इसलिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसके पास पता है क्या होता है, इसके पास होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक यानी हमारे पास अपना न्यूक्लियस भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली चीज, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है और इनके पास मोर देन वन क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। अगली चीज, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, उनकी मेम्ब्रेन ही नहीं होती, बट यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेलीज के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखो। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट है उसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई। अगला आता है सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गन टाइप की चीजें होती हैं सेल के अंदर, जिनका सबका अपना अपना काम होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल, याद रखना, दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें नहीं भूलना है, राइबोसोम। राइबोसोम ना एक प्रकार की ऑर्गेनेली है, पर ये प्रोकैरियोटिक में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है। याद रखना इसका नाम बड़ा जरूरी है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है। चलो अब आ रहे हैं अपन मेन ऑर्गेनेलीज को पढ़ने के लिए। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखना है कि आईफोन तुम्हें खरीदना है तो पहले सोचो आईफोन बनता कहां होगा, आईफोन बनता होगा फैक्ट्री में। सिमिलरली जो सेल की जो फैक्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि ये चीजें बनाती है, क्या बनाती है, लिपिड बनाती है, फैट बनाती है, प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो क्या है, लिपिड कौन बनाएगा, ईआर बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत बढ़िया, तो इसका काम क्या है, ये फॉर्मेशन का इसका काम है। अब ना दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। RER रफ क्यों है, पता है क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे ना राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो RER है, ये RER क्या करेगा, RER प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो फिर स्मूथ क्या करेगा, स्मूथ बनाएगा लिपिड, ये प्रोटीन ये लिपिड। बहुत बढ़िया। अगली चीज देखो, इस पर राइबोसोम नहीं होते। अब पता है इसका ना एक और काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स भी बनाता है, तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी हार्मोन बनाने के काम नहीं आता। अगली चीज देखना, सबसे इंपॉर्टेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्रूशियल इन डिटॉक्सिफिकेशन, यानी अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं, कोई जर्म्स बैक्टीरिया आ जाए तो ये निपटा देगा। इसके पास गोली वोली है, बंदूक है, पर RER बेचारा बिना बंदूक के है, इसके पास कोई बंदूक नहीं है, तो ये निपटा नहीं पाता किसी को भी। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन नो डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। सारे डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अगली ऑर्गेनेली आती है गोल्गी अपैरेटस। देखो आईफोन तो बन गया, अब तुम्हारे घर तक डिलीवर तो कोई करेगा, कौन करेगा, डिलीवरी पार्टनर। तो यही है डिलीवरी पार्टनर। गोल्गी अपैरेटस का काम क्या होता है, पैकिंग करना और डिलीवर करना। तो याद रखना, इसकी डिस्कवरी करी थी कैमिलियो गोल्गी ने। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज इन स्टैक्स, इसका स्ट्रक्चर है, पैकेज स्टोर्स एंड मॉडिफाइज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मेन काम क्या है, पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन्स को। उसके अलावा इसका एक और काम है, ये क्या करते हैं, ये ना लाइजोसोम्स को भी फॉर्मेशन में काम आते हैं। लाइजोसोम्स क्या है, आगे बात करूंगा, लाइजोसोम की फॉर्मेशन में काम आते हैं। इनका निकनेम क्या है, निकनेम है ट्रैफिक पुलिस, यानी ये ट्रैफिक पुलिस है सेल की। आगे आता है लाइजोसोम। अब ये लाइजोसोम क्या है, अब देखो फैक्ट्री में अगर कोई चीज बन रही है तो गंदगी तो होगी, गंदगी साफ करने वाले भैया तो आते हैं, तो यही भैया है वो गंदगी साफ करने वाले लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी अगर कोई भी जर्म बैक्टीरिया आया ना तो उसको क्लीन कर देगा ये। ठीक है, तो याद रखना, ब्रेक डाउन वर्न आउट सेल पार्ट्स, यानी जो खराब पार्ट्स हैं, जो वेस्ट है, उन सबको गायब कर देता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अच्छा, इसका एक और नाम होता है सुसाइडल बैग। क्यों, बिकॉज दे कैन बर्स्ट एंड डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ।
अगर सेल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो पूरे के पूरे सेल को खुद खा सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सुसाइडल बैग्स। चलो आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल्स। देखो अब भाई अगर आईफोन बन रहे हैं तो कहीं पर एक्स्ट्रा आईफोन को स्टोर भी तो करना पड़ेगा, एक स्टोरेज भी तो चाहिए। उसी प्रकार से सेल के पास भी एक स्टोरेज होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स ना प्लांट के अंदर तो बहुत बड़े हैं, एनिमल के अंदर बेचारे छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर वैक्यूल्स 50 to 90% स्पेस लेते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टोरेज, ठीक है। तो याद रखना इनका काम क्या है, शुगर, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन की डिफरेंट डिफरेंट चीजों की स्टोरेज करना। किनका, वैक्यूल्स का। प्लांट के अंदर बड़े, एनिमल के अंदर छोटे। अच्छा, प्लांट के अंदर बड़े क्यों है, ये तो तुमने सोचा ही होगा, मैं बताता हूं क्यों है। क्योंकि इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, यानी प्लांट को जो टफनेस चाहिए ना वो वैक्यूल्स देते हैं। इसके अलावा जो वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर भी वैक्यूल होता है। और वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोर कंज्यूम्ड फूड, जो खाना कंज्यूम हो चुका है उनको स्टोर करना। हेल्प एक्सपेल एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट, जो वेस्ट पार्टिकल है उनको भी रिमूव करने के कौन काम करता है, वैक्यूल ही करता है। ठीक है जी, ये भी पूरा का पूरा हमें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में आते हैं दो गुंडों की। अब दो गुंडे आ जाते हैं कहानी में। कौन है दो गुंडे, सबसे पहला गुंडा है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो रस्ते से डिलीवरी वाला जा रहा था, दो गुंडे आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा, बोलो बोलो बोलो, याद होगा तुम्हें, प्लास्टिड। बहुत बढ़िया। अब इनको गुंडा क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज, इनके पास डबल मेम्ब्रेन है, बाकी सबके पास सिंगल, इनके पास डबल। दूसरी चीज, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड ओन प्रोटीन, यानी ये खुद का प्रोटीन खुद बनाते हैं और इनके पास खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। इस वजह से इनको हम गुंडा बोल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मेन काम क्या होता है, ये एनर्जी फॉर्मेशन करता है। किस फॉर्म में एनर्जी को फॉर्म करता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है फुल फॉर्म भी। इस फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस एटीपी, फ्यूलिंग सेलुलर एक्टिविटीज एंड मैकेनिकल वर्क। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गया, एक गुंडे की कहानी समझ आ गई। अगला आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने सुना ही होगा, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना लीव्स के, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना, यानी प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं इसकी मदद से। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जो आपने फूल पत्तियां देखी हैं उनका जो रंग देखते हो ना, लाल गुलाबी, मतलब ग्रीन को छोड़ के जो रेड येलो ये देखते हो, ये जो कलर होता है ना, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। कलर्ड प्लास्टिड होता है, येलो रेड ये सब पिगमेंट गिव कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर, तो जो रंग तुम देख पाते हो इसकी वजह से। अगला आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का है, ठीक है। तो याद रखना, स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स फाउंड इन दी रूट्स एंड सीड्स। रूट्स और सीड्स के अंदर ये मिल रहा होता है, इसका काम स्टोरेज का है, ठीक है। ये भी हम समझ गए प्लास्टिड क्या होता है। तो कहानी यहां पे समाप्त होती है और आपको समझ आ गया होगा कि ये गुंडे क्यों है, क्योंकि ये डबल लेयर है, खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स। बहुत सही, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल टूट के नए सेल्स बनाता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ न्यू सेल इन ऑर्गेनिज्म नीडेड फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो जो नए सेल बन रहे हैं एक ही सेल से टूट के, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का है, एक है माइटोसिस, एक मियोसिस। देखो माइटोसिस यानी इसमें टू आ रहा है, टू, टी से क्या आ रहा है, टू, यानी इसमें क्या होगा, एक पेरेंट सेल, देख पा रहे हो, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट जाएगा। मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर में टूटता है, फिर दो डॉटर सेल फिर दो दो में टूटती हैं, तो यानी यहां पर चार डॉटर सेल बनती हैं, जबकि वहां पर दो। अगला डिफरेंस देखो, ये जो मियोसिस होता है ना, मान लो पेरेंट के पास क्रोमोसोम थे 26, ठीक है, तो जो लास्ट में डॉटर सेल होंगे ना, उनके पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, यानी 13 13 13 13। जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता। अगर इसके पास 26 है तो इसके पास भी 26 होगा, इसके पास भी 26 होगा। ये जो डिफरेंस है बार बार पूछा जाता है, डिफरेंस एक बार रीड कर लो। क्या है, क्या, माइटोसिस रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल, जबकि ये चार डॉटर सेल बनाता है। डॉटर सेल आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, ठीक है, बट जबकि इस केस में डॉटर सेल आर नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं होते पेरेंट सेल की तरह। अगला डिफरेंस, क्रोमोसोम नंबर आर सेम, बट यहां पर नहीं होता भैया, क्रोमोसोम नंबर इज डिफरेंट। चलो, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारे चोट लग गई, तो वहां पर सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे। कौन से प्रोसेस से होंगे, माइटोसिस से। तो कहीं पे भी आपको रिपेयर करना होगा तो माइटोसिस काम आएगा। पर मियोसिस पता है कहां काम आता है, गैमीट फॉर्मेशन में। अब तुम बोलोगे गैमीट क्या होते हैं, 10th में पढ़ोगे, सेक्स सेल। क्या, सेक्स सेल।
जैसे मेल के अंदर स्पर्म सेल होता है, तो वो जो सेल होते हैं वो बनाने के लिए कौन सा होता है यूज? मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस कब यूज होता है? गैमेट फॉर्मेशन में। माइटोसिस कब होता है? जो भी आपकी रिपेयर वगैरह होता है आपके सेल का, वो माइटोसिस की मदद से हो पाता है। ये 4 डिफरेंसेस एकदम क्लियर होने चाहिए, इनको मत भूलना। अब आ रहा है लास्ट एक डिफरेंस, फिर इस पूरी के पूरे लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। प्लांट और एनिमल में अभी हमने पूरी डिटेल में पढ़ा, डिफरेंस देख लो फटाफट से। याद रखना शेप अलग अलग होती है, जैसे कि प्लांट की तो होती है रेगुलर शेप और एनिमल सेल की होती है इररेगुलर शेप। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होता है। लाइसोसोम भी दोनों में होता है। गोल्गी अपैरेटस भी दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। राइबोसोम्स भी दोनों में होते हैं, पर प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। वैक्यूल्स प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल में छोटे होते हैं। ठीक है जी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। यहां पर आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कर दिया है समाप्त। अब आपको कमेंट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये रहा आपका सवाल। आपको फटाफट से कमेंट में बताना है ABCD में से क्या है। अगर ऐसे और लेक्चर चाहिए कमेंट में जल्दी से बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट करो, बाय।